Hi everyone, welcome back to Diksha's Education Hub। तो एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि पॉलिटी की हम करंट अफेयर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और पॉइंट 365 से इसको कर रहे हैं। इससे पहले हमने टोटल 3 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 4th आर्टिकल पे जंप कर रहे हैं। पॉलिटी हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला आर्टिकल है इलीगल डेमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितनी भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने देखा होगा कई बार बुलडोज़र चला दिया जाता है और बिना कोई नोटिफिकेशन दिए ही उनकी घर वगैरह को डिमॉलिश कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अब क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है यूजिंग आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है अपने आर्टिकल 142 को यूज़ करके कि हम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई भी इलीगल तरीके से किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ेगा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अब इट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कई बार लोग भी आपने देखा होगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को तोड़ देते हैं जब प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर जो इलीगल डेमोलिशन करी जाती है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करा हुआ है। एनीवेज, चलिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइन दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी और इन्होंने बोला जब भी आप एनक्रोचमेंट करोगे किसी पब्लिक लैंड के ऊपर या अनऑथराइज स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपको कुछ ध्यान रखना है कि आपने आगे नहीं बढ़ना है। क्या क्या स्टेप्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रायर नोटिस, पहले ही डेमोलिशन करने से पहले जो भी उसका ऑनर होगा रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ पूरी डिटेल्स बतानी है उसको कि आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी हुई थी, इस वजह से हम आपके घर को या जो भी बिल्डिंग है उसको स्पेसिफिक वायलेशन के बेसिस पे डिमॉलिश कर रहे हैं। तो मतलब पहले ही डॉक्यूमेंट जाना चाहिए, प्रायर नोटिस होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है तो 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा जो भी रेजिडेंट्स हैं, ताकि दूसरी जगह पे जा सकें। दूसरा जो यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है दैट इज़ अबाउट वीडियोग्राफी और ड्यू रिपोर्ट। जब भी डिमोलिशन करी जाएगी तो उस टाइम पे वीडियो भी बनाई जाएगी कि कल को अगर कोई चैलेंज कर देता है, जिसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश हुई थी वो कल को कोर्ट में चैलेंज कर देता है, तो आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ जी अनऑथराइज स्ट्रक्चर था या नहीं था। उसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग। जो भी अक्यूज़ होंगे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा, वो अपनी बात को आगे रख सकते हैं। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, अगर कोर्ट के ऑर्डर को कहीं ना कहीं वायलेट किया तो उस केस में पेनल्टी रहेगी। कंसर्न्स क्या क्या हैं रिगार्डिंग इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और ड्यू प्रोसेस हो जाती है लॉ की, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, यानी कि राइट टू शेल्टर जो कहाँ पे दे रखा है आर्टिकल नंबर 21। राइट टू प्राइवेसी आ जाए, राइट टू लाइवलीहुड आ जाए या फिर राइट टू शेल्टर आ जाए, ये सभी किसी का पार्ट है आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दैट इज़ ऑन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब आप आर्टिकल 29 पढ़ते हो ना, तो कई बार आप ध्यान में रहते हो कि उसमें माइनॉरिटी मेंशन्ड है, पर उसमें लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, माइनॉरिटी नहीं लिखा है अकेला, तो मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों ही उसमें इंक्लूडेड है। अब हुआ क्या था, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा और बोला गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चैलेंज करा गया था कि ये माइनॉरिटी की कैटेगरी में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो केस देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है। तो पहले एक जजमेंट आई थी 1967 में, एस अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती एज पर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ठीक है, ये पहला केस था, दैट इज़ अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर दोबारा से भी जजमेंट हुई तो उसने ओवर रूलिंग दे दी है। पहले बोला है कि एएमयू नहीं क्लेम कर सकती माइनॉरिटी राइट्स को। अब क्या हुआ, एएमयू जो है नीदर एस्टेब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम माइनॉरिटी। ये जो अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था ना, इसमें बोला था कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो उन्होंने उसको एस्टेब्लिश करा था मुस्लिम्स ने, ना ही एडमिनिस्टर करा जाता है मुस्लिम के द्वारा। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत बननी थी। पार्लियामेंट ने उसके बाद एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 के तहत एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस दोबारा से रिस्टोर कर लिया था। खैर ये केस तो 1967 का था ना, ये जब माइनॉरिटी स्टेटस था वो पार्लियामेंट ने 1981 में एक एक्ट पास करा और उसके तहत एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस मिल रखा था वो दोबारा से अटेन कर लिया। फिर उसके बाद आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने स्टक डाउन कर दिया था कि ये जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2006 के अंदर, ये इसको दोबारा से चैलेंज कर दिया गया 2019 के अंदर। अब क्या क्या हाइलाइट्स हैं जजमेंट के वो देख लेते हैं। नो नीड फॉर माइनॉरिटी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़रूरी नहीं है कि माइनॉरिटी कंट्रोल ही हो और इसके बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि प्रूव
कर दिया जाएगा कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि माइनॉरिटी स्टेटस सरेंडर नहीं किया जाएगा बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्यों बनाया गया था, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज़ दैट वर नॉट माइनॉरिटी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी किस में आती हैं, आर्टिकल 30 क्लॉज 1, जैसे कि मैंने बोला वहाँ पे सिटीजन वर्ड है आपके आर्टिकल 29-30, ना कि माइनॉरिटी। तो ये अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन की। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1। इसमें जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं वो अपना एस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस के हिसाब से। इसके अलावा एक नेशनल कमीशन है फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, इसको एनैक्ट करा गया है ताकि जितने भी ये माइनॉरिटीज़ हैं जिनका मेंशन आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के हमें अंदर मिलता है उनको सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड करे जा सके। तो कोजाई जुडिशियल बॉडी है और सिविल कोर्ट की पावर्स इनको अलॉटेड है। इसके अलावा स्पेशल प्रिविलेजेस कौन कौन से दिए जाते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जिनको डिक्लेयर करा गया था 1992 में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन जो थी ये बाद में ऐड हुई थी, 2014 में इसको रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था। अब देखो आर्टिकल 30 क्लॉज 1A, अगर माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई है, फेयर कंपनसेशन उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है, फेयर कंपनसेशन पे फोकस किया। नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 एज अमेंडेड इन 2012, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे रिजर्वेशन मिली ही हो। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, इज़ नॉट एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे उनको असिस्टेंस मिल रही है फंड की या नहीं मिल रही है। तो AMU वाला केस था ये, इसको ध्यान रखना। अभी भी उनके पास अब माइनॉरिटी स्टेटस है, जो बादशाह के तहत बोल दिया गया था कि ये माइनॉरिटी स्टेटस को क्लेम नहीं कर सकते, पर है उनके पास। इसके बाद आता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट अपनी रिट्रीट करी, वापस ली। कौन सा केस था, तो महेश विजय केस 2016, और यहाँ पे यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स के ऊपर आया था कि जो कोई भी रिलीजन होता है उसमें लाउड स्पीकर यूज़ कर ही लेने हैं, ये कंपल्सरी नहीं होता, ये केस था। उसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेफ़र करा ये केस टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मतलब रेफ़र का मतलब है कि जब हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि जो लाउड स्पीकर का यूज़ होता है ये पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजन का, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी बहुत पुरानी, चर्च ऑफ गॉड केस 2000, जिसमें बोला गया था कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं ऐसा प्रोवाइड करता कि आप लाउड स्पीकर यूज़ करोगे एज़ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज A के तहत, और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी से मोटिवेशन लेके बॉम्बे हाई कोर्ट ने महेश केस 2016 वहाँ पे बोल दिया कि लाउड स्पीकर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है और ये एसेंशियल पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजन का। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट, अब ये एक तरह से मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाता है। इसी के ऊपर एक और कब आया था ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट वाला केस, तो ये आया था आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक केस हुआ था श्री शिरूर मठ केस 1954, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था फर्दर रिलीजियस एम्बिट के अंदर। इसके अलावा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हैं एसेंशियल रिलीजन्स को लेके, तो एक केस आया था 1997 में श्री आदि विश्वेश्वरा, जिसमें कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट करा था कि रिलीजियस और सेक्युलर फंक्शन क्या क्या होते हैं टेम्पल के, तो यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन दे दी थी। इसके अलावा आचार्य जगदीश अरानंद केस ये 2004 में आया था, जिसमें कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था कि व्हाट डिटरमाइन इफ अ प्रैक्टिस फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन इज वेदर द एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस फंडामेंटली ऑल्टर द रिलीजन। उसके अलावा था शायरा बानो केस 2017 में आया था, ये ट्रिपल तलाक को हेल्ड करने के लिए आया था, विच इज़ अगेंस्ट द टेनेंट ऑफ रिलीजन, और मेयरली मतलब नॉट प्रोहिबिटेड बाय रिलीजन कांट बी कंसीडर्ड एन एसेंशियल और पॉजिटिव टेनेंट सेक्शन बाय द रिलीजन। तो ये ट्रिपल तलाक वाला जो केस हुआ था उसके साथ था। इसके अलावा नेक्स्ट है अबाउट एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, तो एक स्टैंडिंग कमेटी आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, और इन्होंने कंसर्न रेज करे हैं ऑन द फेलियर ऑफ सेवरल स्टेट कि वो ठीक से मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं कर पाए हैं, और जो बुरा व्यवहार शेड्यूल कास्ट के साथ होता है वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये शेड्यूल कास्ट जो टर्म है इसकी डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगी, तो आर्टिकल 366 के अंदर। आर्टिकल 366 डिफाइन करता है शेड्यूल कास्ट को, पर वहीं पे अगर आर्टिकल 31 की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है किसी भी कास्ट को कि शेड्यूल कास्ट इसको कंसीडर करना है या नहीं,
किसी भी स्टेट और यूटी के अंदर। और कंसल्टेशन किससे करी जाती है, तो वहाँ के जो स्टेट गवर्नर होते हैं। पार्लियामेंट बाद में जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट होती है उसको अमेंड भी कर सकती है। जो टर्म है शेड्यूल कास्ट, ये फर्स्ट इनकॉर्पोरेट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसके अलावा मैकेनिज्म क्या है टू टैकल द कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटीज़, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल देखते हैं। इसमें आता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 और 17। ये कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटीज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पढ़ी थी ना, वही है। डीपीएसपी में आर्टिकल 46 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट को प्रमोट करा जाता है। आर्टिकल 338 इसमें नेशनल कमीशन बन रखा है फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 366 में डेफिनेशन, आर्टिकल 31 के अंदर प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देना है। और आर्टिकल 388 के अंदर नेशनल कमीशन बन रखा है फॉर एससीज। लीगल थोड़ा सा देखोगे तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसमें पनिशमेंट दी जाती है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी जिसको हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है टर्म, और बाद में अमेंडमेंट कर दी गई थी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 के तहत। अब इस एक्ट के तहत जो अनटचेबिलिटी है इट्स अ रिजल्ट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल डिसेबिलिटी, और इसको पनिशेबल बना दिया गया है। इसके अलावा एक और है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989। ये डील करता है विद द ऑफेंसेस स्पेसिफिकली कमिटेड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ SC/ST कम्युनिटी इन इंडिया, और एट्रॉसिटी को यहाँ पे डिफाइन भी करा गया है। उसके अलावा स्पीडी ट्रायल का मेंशन करा गया है कि जब भी कोई केस एट्रॉसिटी रिलेटेड आता है विद रिस्पेक्ट टू SC और ST कम्युनिटी, तो उन केसेस को एक्सपेडाइट पे लेना है, क्विकली उनको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, तो जितने भी मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको रिमूव करना है, और जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको हैवी पेनल्टी लेके लगानी है। इसके अलावा एक और है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें जो नए क्राइम है सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके अगेंस्ट वीमेन ऑफ SC/ST, तो उनको कवर अप किया गया है। इसके अलावा कंपैरिजन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के बीच में, जस्ट बिकॉज US के इलेक्शन हुए थे तो इस वजह से ये न्यूज़ आर्टिकल्स में बन रखा था, तो इसको देखेंगे पर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।